हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एम क्लासेस। और इस चैनल में हम पॉलिटी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी पढ़ेंगे हम लक्ष्मीकांत के थ्रू, लक्ष्मीकांत बुक से। तो अगर आप चाहें तो आपके पास बुक रख सकते हैं, आप उससे मैच कर सकते हैं और यहाँ पे पूरा वो पढ़ाया जाएगा डिटेल में, पूरी फ्री में क्लासेस दी जाएंगी आपको। ठीक है, पॉलिटी के हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, पूरा पोर्शन कवर करेंगे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये क्लासेस ले सकते हैं और अगर पसंद आए तो आप शेयर भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अपने फ्रेंड से और जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स की उन तक पहुंचा सकते हैं ये वीडियो आप। ओके एस्पिरेंट्स, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, वैसे तो लक्ष्मीकांत में जो है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो हिस्ट्री से स्टार्ट होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, लेकिन उसके भी पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर करना चाहती हूँ। क्या होता है, कई बार अगर हम ये क्लियर कर लेते हैं तो हमारे लिए ईजी होता है, क्योंकि कोई किसी को नहीं पता होगा या कुछ किसी वर्ड्स में, टर्म्स में कन्फ्यूजन होता है। इस वजह से मैं पहले कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर कर देती हूँ, फिर हम उस चैप्टर पर जाएंगे। ठीक है, तो पहला वर्ड है स्टेट। स्टेट जनरली क्या होता है, हम इसको तब यूज़ करते हैं अगर हम कोई प्रोविज़न या फिर कोई स्पेसिफिक रीजन इंडिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एमपी एक स्टेट है, यूपी एक स्टेट है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये स्टेट्स हैं। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेट का एक अलग डेफिनेशन होता है, एक अलग मीनिंग होता है। इसका ये क्या मतलब होता है, अगर कोई स्टेट स्टेट तब कहलाएगा अगर उसमें रीजन है या फिर टेरिटरी है, सेकंड पॉपुलेशन है, थर्ड गवर्नमेंट है, फोर्थ सॉवरेन है वो स्टेट। तो इन चारों का कॉम्बिनेशन होगा तब वो कहलाएगा स्टेट। कैसे, देखिए आप ज़रा यहाँ पर, स्टेट कब कहलाएगा, अगर उसमें एक रीजन लाई करता है, रीजन या फिर टेरिटरी, जैसे कि हमारा ये आप एमपी, यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सब काउंट करते हैं एरिया वाइज, तो कहलाएगा वो स्टेट। सेकेंडली क्या होना चाहिए उसमें, सेकेंडली अगर उसमें पॉपुलेशन होगी तब वो स्टेट कहलाएगा। इनका कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ रीजन या टेरिटरी है तो वो स्टेट कहला जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम में, या फिर सिर्फ पॉपुलेशन है तो उसे स्टेट कहेंगे। ये सब मैंडेटरी है होना, तब वो जाकर स्टेट कहलाएगा। थर्ड क्या है आपका, गवर्नमेंट। उस स्टेट को गवर्नमेंट भी तो चलाती है। एंड लास्ट क्या होगा, अगर वो सॉवरेन होगा। अगर ये चारों चीज़ें हैं तब वो एक स्टेट कहलाएगा पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है, अब सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सॉवरेन का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अगर कोई स्टेट या अथॉरिटी या फिर कोई बॉडी जो अपने डिसीजन खुद ले सकती है बिना किसी डर के या किसी प्रेशर के, तो वो सॉवरेन कहलाता है। इंडिया सॉवरेन है क्या, आप लोग बताएं मुझे, इंडिया सॉवरेन है, स्टेट है क्या? जी हाँ है, क्योंकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है और उसको किसी भी अदर कंट्री का या किसी भी बॉडी का, अथॉरिटी का कोई प्रेशर नहीं होता है। वो अपने बेसिस पर डिसीजन ले सकता है। उसके इंडिया को कोई भी डिसीजन लेने के लिए कोई डरा नहीं सकता है, धमका नहीं सकता है, ना ही कोई प्रेशर डाल सकता है। अगर डालेगा भी तो कोई उसका मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है तो वो खुद अपने डिसीजंस ले सकता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एनी बॉडी या अथॉरिटी, आप चाहें तो ये नोट्स भी बना सकते हैं, ये आपको काम आएंगे आगे, विच कैन टेक डिसीजंस विथआउट एनी फियर और एनी प्रेशर, तब वो सॉवरेन कहलाता है। ठीक है, क्या आप लोगों को क्लियर है ये? ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब आप लोग कुछ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। ठीक है, पाकिस्तान का बताइए,
सॉवरेन स्टेट क्या, सॉरी स्टेट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, बताएं। पाकिस्तान के पास टेरिटरी है? हाँ जी बिल्कुल है। सॉवरेनिटी है क्या पाकिस्तान के पास? सॉवरेन है क्या ये, बताएं। नहीं है सॉवरेनिटी। प्रेजेंट में ये इसको रन कौन करता है, ये चाइना के थ्रू रन हो रहा है, इसलिए ये सॉवरेन नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए और बताइए। हांगकांग, हांगकांग के बारे में भी जानते होंगे आप लोग, बताइए हांगकांग है क्या, स्टेट कहलाएगा? हांगकांग के पास टेरिटरी है? जी हाँ टेरिटरी है। पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन भी है। गवर्नमेंट है क्या? हाँ जी गवर्नमेंट भी है। फिर एक और क्या था हमारा फोर्थ पॉइंट, सॉवरेन है क्या ये? हांगकांग सॉवरेन है? नहीं है, क्योंकि ये एक नहीं है, इस वजह से हांगकांग भी सॉवरेन सॉरी स्टेट नहीं कहलाएगा। इंडिया, इंडिया का तो जैसे मैंने आपको बताया ही है, इंडिया सॉवरेन है, हाँ है, सॉरी स्टेट कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि इंडिया के पास पॉपुलेशन भी है, देन टेरिटरी भी है, उसके बाद और क्या पॉइंट है, गवर्नमेंट भी है, बिल्कुल है, आप लोग को पता ही होगा। सॉवरेन है क्या? बिल्कुल है। इंडिया अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। अभी जैसे कश्मीर में वो एक्ट लगाया गया था, वहाँ से जम्मू एंड कश्मीर को अलग करके मतलब टेरिटरी बना दिया गया, बिल्कुल उसने अपने इंटरनल डिसीजंस लिया, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी डर के, है ना। तो इंडिया एक स्टेट कहलाएगा। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये हांगकांग के पास सॉवरेनिटी कैसे नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि 1997 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हांगकांग छोड़ दिया था, लेफ़्ट कर दिया था, और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है ना, वो किसको दे दिया था? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हांगकांग का चाइना को दे दिया था, इसलिए। और वहाँ पे फिर 50 ईयर्स के लिए, मतलब कि 2047 तक के लिए इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाइना के कंट्रोल में है, इसलिए हांगकांग स्टेट नहीं कहलाएगा, सॉवरेनिटी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग को कोई भी डाउट होगा ना तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई कर दूँगी। पॉलिटिकल सिस्टम में आपको ये तो समझ आ गया ना, स्टेट का अलग मतलब होता है, और स्टेट कब कहलाएगा? अगर वो रीजन है, टेरिटरी है उसके पास, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है और सॉवरेन है, तब वो स्टेट कहलाएगा। अब पॉलिटिकल सिस्टम के टाइप्स बता देती हूँ मैं आपको। पॉलिटिकल सिस्टम के टाइप्स, ठीक है, कितने टाइप के होता है ये? थियोक्रेसी, क्या है पहला? थियोक्रेसी। दूसरा क्या है? मोनार्की। आप इसके बारे में परेशान ना होइएगा, मैं भी आपको एक एक करके सब बताती जाऊंगी, ठीक है। थर्ड क्या है? एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। और एक और फोर्थ क्या है? डेमोक्रेसी, जो कि हमारे इंडिया में है। अब देखिए देखिए, थियोक्रेसी में क्या होता है, ये किस पर बेस्ड होता है? रिलीजन पर बेस्ड होता है, मतलब कि यहाँ पे जो रिलीजन है उसी के अकॉर्डिंग इनका चलेगा, देश जो है वो आगे चलेगा। आगे मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी। मोनार्की क्या होता है आपको पता ही होगा, किंगशिप होता है, यहाँ पर क्या होता है? किंगशिप, मतलब कि एक ही राजा रहेगा और वो पूरे कंट्री को रन करेगा, उसी जो वो करेगा उसी पर कंट्री रन करेगी, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, कई बच्चों को डाउट होता है इन टर्म्स में, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? थियोक्रेसी क्या होता है? रिलीजन, यहाँ पर सुप्रीम होता है, रिलीजन पर ये बेस्ड होता है। मोनार्की क्या होता है? किंगशिप पर बेस्ड होता है।
एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? ये किस पर बेस होता है? हाई अथॉरिटी पे, मतलब एलीट क्लास ऑफिसर इसको रन करते हैं। कौन? हाई अथॉरिटी। हाई अथॉरिटी रन करती है, एलीट क्लास ऑफिसर्स रन करते हैं इसको। डेमोक्रेसी क्या होता है? ये तो सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पीपल के थ्रू रन होती है, जो कि हमारे इंडिया में है। ठीक है, इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। ओके, आप लोग वहाँ पर बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँगी कोई भी डाउट होगा तो। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं आपको डिक्टेट भी करा देती हूँ। लिखना चाहेंगे क्या? लिख लीजिए आप, थियोक्रेसी लिख लीजिए। थियोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? धर्मतंत्र। धर्म तंत्र। लिखिए, द सिस्टम विच इज रूल्ड on the basis of religious holy books and head of the system is religious head. एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो वेटिकन सिटी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वेटिकन सिटी, वहाँ पर जो इनका रिलीजियस हेड होते हैं वही इसको कंट्री को रन करते हैं। ठीक है, रिलीजियस होली बुक्स और जो हेड होते हैं सिस्टम के वो रिलीजियस हेड ही होते हैं। मोनार्की, द सिस्टम विच इज़ रूल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल पावर और मिलिट्री पावर एंड हेरिडेटरी रूल इज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, द सिस्टम विच इज़ रूल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल पावर। एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राजतंत्र। राजतंत्र, ठीक है। राजतंत्र, एग्जाम्पल इसका क्या है? नॉर्थ कोरिया। आप लोग जानते ही होंगे। फिर है दुबई भी है एक इसका एग्जाम्पल, नोट कर सकते हैं चाहे तो। ओके, उसके बाद एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है? द सिस्टम विच रन्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ट्रेडिशंस एंड जनरली रन बाय एलीट क्लास ऑफ सोसाइटी। जो एलीट क्लास हाई अथॉरिटी होती है उनके थ्रू ये रन किया जाता है, उस सिस्टम को हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? अभिजात्य तंत्र। क्या कहेंगे? अभिजात्य तंत्र। अभिजात्य तंत्र, ठीक है। और इसको और क्या कह सकते हैं? उलीन तंत्र। उलीन तंत्र, ठीक है। और डेमोक्रेसी क्या होगी ये आप लोग बताएं मुझे, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। वैसे फिर हालांकि मैं बता देती हूँ, द सिस्टम विच रन्स ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल। एग्जाम्पल, इंडिया। ठीक है, ओके। अब कई बच्चों को यहाँ पर डाउट होगा, कुछ टर्म्स होते हैं जिनमें ऑब्वियस है कि डाउट आएंगे, तो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ एक बार। ठीक है, क्या होता है? एक टर्म आपको सुनने मिलेगा, एक टर्म आपको मिलेगा मोबोक्रेसी। क्या है? मोबोक्रेसी। एक और मिलेगा ऑटोक्रेसी। एक और मिलेगा आपको प्लूटोक्रेसी। ठीक है, अब मोबोक्रेसी क्या होता है? मोबो का मतलब क्या होता है? क्राउड। तो
ये आपको समझने के लिए थोड़ा सा इजी होगा कि ये किस बेसिस पर रन होता है। रन ऑन द बेसिस ऑफ क्राउड, क्राउड के बेसिस पे रन होता है। ठीक है, लिख देती हूँ मैं। runs on the basis of crowd। ठीक है, याद रखिएगा। मोबोक्रेसी, मोबो मतलब क्राउड, क्राउड के बेसिस पे ये रन होती है। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं, याद रहेगा ना। अच्छा, इसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। हालांकि ये इतना वो नहीं है, ये सिर्फ एक जो कन्फ्यूजन वगैरह होता है ना, होता होगा, मेरे भी रहता था पहले जब मैं पढ़ती थी तो वो कन्फ्यूजन होता है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये सिर्फ जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर आता है एक ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब इंडिविजुअल। अब देखिए, यहाँ पर कई सारों को कन्फ्यूजन होता है कि ऑटोक्रेसी और मोनार्की। मोनार्की में भी इंडिविजुअल ही रन होता है, इंडिविजुअल रन करता है, ऑटोक्रेसी में भी इंडिविजुअल। लेकिन ऑटोक्रेसी में एक डिफरेंस है कि ऑटोक्रेसी जो है वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट रन होता है, इसके अगेंस्ट, इंडिविजुअल के अगेंस्ट रन होता है, वो ऑटोक्रेसी कहलाता है। देखिए, मोनार्की में ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी होता है। अगर एक कोई राजा अच्छा आ गया है पॉजिटिव, तो फिर वो पॉजिटिव में वे में ही उसको रन करेगा कंट्री को। लेकिन ऑटोक्रेसी हमेशा नेगेटिव होती है, ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट रन होती है। ठीक है, सिस्टम के अगेंस्ट रन होती है, इंडिविजुअल के थ्रू। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट रन होगा किसी इंडिविजुअल के थ्रू, ये ऑटोक्रेसी है। और मोनार्की पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, अब देखिए प्लूटोक्रेसी क्या होता है। प्लूटो का मतलब क्या होता है? प्लूटो मीन्स मनी। ठीक है, मनी। तो अभी आप इससे समझ जाएंगे कि ये प्लूटोक्रेसी क्या है। रन्स ऑन द बेसिस ऑफ मनी, runs on the basis of money। ठीक है, runs on the basis of money। जैसे कि डेमोक्रेसी बताया आपको। अब डेमोक्रेसी कब से देखने मिली हमारे इंडिया में, कब से देखने मिली? क्या कोई बताएगा? इंडिया में नहीं, चलिए पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में कब से हमें डेमोक्रेसी देखने मिली? डेमोक्रेसी बताएं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इसका मतलब तो आपको पता है कि ये पीपल के थ्रू रूल होती है। ठीक है, रूल्ड बाय पीपल। रूल्ड बाय पीपल। चलें देखें, अगर मैं वर्ल्ड में बात करूं, ग्लोबल, वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ देखने मिली थी? ये एंशियंट टाइम से आ रही है। ठीक है, एंशियंट सबसे पहले कहाँ मिली थी देखने? ग्रीस में। कहाँ सबसे पहली बार मिला था ये हमें देखने को? ग्रीस में। ठीक है, अब ये तो एंशियंट में मिला, मॉडर्न में कहाँ मिला? मॉडर्न टाइम में सबसे पहले यूके में। कहाँ? यूनाइटेड किंगडम। कब मिला? 1688 में हमें ये मिला देखने, यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद यूएसए में। कब? 1776, जब यूएसए आज़ाद हुआ था। ये आप आगे आपको पढ़ाया जाएगा। पहले यूएसए भी
कंट्रोल में था। जैसे इंडिया पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था ना, वैसे ही वैसे भी अंडर कंट्रोल था। 1776 में आज़ाद हुआ, फिर वहाँ डेमोक्रेसी आई। और कहाँ उसके बाद आया आपका ये फ्रांस में। कब आया? 1789 में। ठीक है, क्लियर है। अब देखें इंडिया में कब आया। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इंडिया, ठीक है, इंडिया में एंशियंट टाइम की अगर हम बात करें, एंशियंट, तो कब से आ रहा है ये एंशियंट में? एंशियंट में ये हमें देखने मिल रहा है वैदिक पीरियड से। कब से? वैदिक पीरियड से मिल रहा है। और मॉडर्न में तो मॉडर्न टाइम में तो आप सबको पता ही है 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तब से यहाँ पे मिल रहा है हमें डेमोक्रेसी। ठीक है, हमने डेमोक्रेसी जो है अपनाई। ओके, कोई डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। ओके, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। अब डेमोक्रेसी में ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या क्या ऑर्गन होते हैं आप सबको पता होगा। 3 ऑर्गन होते हैं। क्या क्या होता है? पहला होता है लेजिस्लेटिव। क्या होता है? लेजिस्लेटिव। दूसरा एग्जीक्यूटिव। तीसरा जुडिशरी। ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी कितने ऑर्गन होते हैं? 3, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो देखिए, लेजिस्लेचर 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, कुछ भी कहें आप, इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? विधायी। क्या कहेंगे? विधायी। ठीक है। एग्जीक्यूटिव को क्या कहेंगे? कार्यपालक। कार्यपालक। जुडिशरी को क्या कहेंगे? न्यायतंत्र। तो देखिए, अब यहाँ पर लेजिस्लेचर क्या करती है? लेजिस्लेचर यहाँ पर क्या कहते हैं इसको? ये होती है लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है। क्या होती है? लॉ मेकिंग अथॉरिटी। मतलब कि ये जो है ये लॉ को फ्रेम करती है, लॉ बनाती है। ठीक है, लॉ को फ्रेम करती है। लॉ कहाँ फ्रेम होते हैं हमारे? लॉ कहाँ बनते हैं? लॉ कहाँ बनते हैं? लॉ हमारे बनते हैं पार्लियामेंट में। कहाँ? पार्लियामेंट। आपको समझ आया? लेजिस्लेचर क्या होता है? विधायी। विधायी में क्या होते हैं? कानून बनते हैं। कहाँ? पार्लियामेंट में, जहाँ पर सभी मेंबर, पार्लियामेंट के मेंबर, जिन्हें हम संसद कहते हैं, वो संसद भवन में बैठ के कानून को फ्रेम करते हैं, बनाते हैं। अब ये बताएं, कार्यपालक एग्जीक्यूटिव का क्या काम है यहाँ पर? एग्जीक्यूटिव इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मानिए लेजिस्लेचर ने यहाँ पर कानून बना दिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कानून, कोई भी कानून बना दिया गया कि गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस ज़रूरी है। बिना लाइसेंस के जो 18 साल से ऊपर के हैं उनको लाइसेंस अनिवार्य है, वो बिना लाइसेंस के नहीं चल सकते, रोड पर गाड़ी नहीं चला सकते। अब इन्होंने तो रूल बना दिया, ठीक है, लॉ बन गया, पास हो गया, एक्ट बन गया है, प्रेसिडेंट ने साइन किया, एक्ट बन गया। अब कौन देखेगा कि कोई भैया आप लाइसेंस लेके जा भी रहे हैं या नहीं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, जो रूल बनाया गया है कैसे पता चलेगा? उसके लिए यहाँ पर पिक्चर में आता है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालक,
वो इसको इम्प्लीमेंट कराता है। जैसे मान लीजिए आप चेकिंग हो रही है, ठीक है, कहीं पर आप बिना लाइसेंस के जा रहे हैं तो आपको पुलिस पकड़ेगी, राइट। पुलिस आपको पकड़ेगी, जुर्माना लगाएगी और जो भी होगा प्रोसीजर वो फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पर पुलिस इम्प्लीमेंट करवाएंगी कि लाइसेंस आप लेके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है। अब जुडिशरी का क्या काम? जुडिशरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो डिस्प्यूट होते हैं उसको रिजॉल्व करती है। क्या करती है? डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। कौन? आपकी जुडिशरी। मान लीजिए कहीं पे सेंटर और मतलब कि जैसे यहाँ पे लॉ बनाया गया, ठीक है, लाइसेंस वाला बनाया गया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं लिखा नहीं गया, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, वैसे तो मैं सब लिखा रहता है, एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए लिखा नहीं था, सिर्फ ये लिखा था कि 18+ जो है वो उनको लाइसेंस मैंडेटरी है। अब यहाँ पर जो 18 से कम है, जैसे 15-16 के बच्चे हो गए, वो गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा? अभी तो कहीं लिखा नहीं है, तो फिर मान लीजिए किसी ने केस फाइल कर दिया, तो वो केस जाएगा जुडिशरी में। कहाँ जाएगा? जुडिशरी में। अब जुडिशरी मतलब कि जो जज का बेंच होता है वो वहाँ पर बैठ के इस पर रेजोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। वो बताएंगे कि नहीं, जो 18+ है उनको तो मैंडेटरी है ही, लेकिन जो 18 से कम के हैं वो गाड़ी नहीं चला सकते हैं, वो माइनॉरिटी है, वो गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ये जुडिशरी बताएगी, तो फिर ये फॉलो किया जाएगा। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ें। देखिए, अगर आपको समझना है या कुछ भी इम्प्रूवमेंट या कुछ भी आपको ज़रूरत हो ना, मतलब ऐसा कुछ लगे, तो आप बिल्कुल मुझे फ्री होके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बताया, जो इम्प्लीमेंट कराती है। आप लिखना चाहें तो लिख लें, द इंस्टीट्यूट विच इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज, द इंस्टीट्यूट विच इम्प्लीमेंट्स द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ड्राफ्टेड बाय लेजिस्लेचर। फिर आता है जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है? द इंस्टीट्यूट विच रिजॉल्व्स, द इंस्टीट्यूट विच रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, ठीक है, बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। जैसे वहाँ पर गवर्नमेंट ने तो ये नहीं लिखा कि 18 से माइनस, जो 18 से कम वाले हैं वो चला सकते हैं या नहीं, उनके बारे में मेंशन ही नहीं किया। लेकिन और फिर यहाँ पे जो पीपल है, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, मैंने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि हाँ, आपने तो ऐसा कोई रूल लाया ही नहीं है जहाँ पे माइनॉरिटी की बात की गई हो, तो मैं तो चलाऊँगी। तो फिर ये केस जाएगा कहाँ? जुडिशरी में जाएगा। वो बताएंगे कि नहीं, 18+ को तो मैंडेटरी है ही लाइसेंस, लेकिन 18 से जो कम के हैं वो चला ही नहीं सकते हैं, अलाउ ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो माइनॉरिटी है। देन थर्ड क्या है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या करते हैं? लॉ को बनाते हैं। मेक्स लॉ, लॉ या रूल बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप समझिए, जो ये लेजिस्लेचर होता है ना, लेजिस्लेचर दो टाइप की होती है। एक होता है यूनिकैमरल। क्या होता है? यूनिकैमरल। हिंदी में क्या बोलेंगे? सदनीय, सदनीय, ठीक है। यूनिकैमरल मतलब कि यहाँ पर सिंगल हाउस होता है बेसिकली, और कुछ नहीं है, सिंगल हाउस होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में विधानसभा है। क्या है? विधानसभा। एमपी का जो आपका लेजिस्लेचर है ना, वो यूनिकैमरल है, सिर्फ विधानसभा है एक्टिंग बॉडी। सेकंड क्या होता है? बाई कैमरल। बाई से आपको खुद ही समझ आ रहा होगा, बाई मतलब दो। यहाँ पर डुअल हाउस, डुअल हाउस। एग्जाम्पल, इंडिया में दो हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। हुआ कि नहीं बाई कैमरल? इंडिया बाई कैमरल है,
MP यूनिकैमरल। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव में मैं आपको बता दूं क्या होता है, इम्प्लीमेंट कराता है जो, वो एग्जीक्यूटिव में आता है। ओके, अब देखें एग्जीक्यूटिव दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका परमानेंट, ठीक है, ये परमानेंट होते हैं, इनको हटाया नहीं जाता। एक होता है टेम्परेरी। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक परमानेंट है तो दूसरा टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी कौन होते हैं? आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कौन? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। जो आपका टेम्परेरी, परमानेंट तो छोड़िए, परमानेंट तो है, हो ही गया है परमानेंट, ठीक है, इसको तो नहीं हटाया जा सकता। टेम्परेरी वाला समझते हैं, टेम्परेरी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये दो टाइप के होते हैं। कैसे? यहाँ पर दो टाइप के होता है। क्या होता है? एक प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। ओके, एक क्या होता है? पार्लियामेंट्री। इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव कहाँ है? यूएसए में। यूएसए में है, इंडिया में पार्लियामेंट्री। इतना तो क्लियर है ना आप लोगों को एस्पिरेंट्स? अच्छा, प्रेसिडेंशियल को क्या बोलते हैं? अध्यक्षीय, अध्यक्षीय। ठीक है, पार्लियामेंट्री को क्या बोलते हैं? संसदीय होता है, संसदीय। पार्लियामेंट को हम संसद भी कहते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ें। टेम्परेरी या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में दो टाइप होते हैं, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव कहाँ देखने मिलता है? यूएसए में, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल चलता है। इंडिया में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। ठीक है, देखिए यूएसए में क्या होता है, पार्लियामेंट एंड, एक पार्लियामेंट और एक जो गवर्नमेंट होती है, ये दोनों जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। ओके, और यहाँ पर प्रेसिडेंशियल में क्या होता है स्टूडेंट्स? अध्यक्षीय कार्यपालक में पार्लियामेंट और गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? पार्लियामेंट और गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी इलेक्शन फाइट कर सकता है। ठीक है, कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली किसी को भी इलेक्ट कर सकता है, डायरेक्टली इलेक्ट करेगा। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और कोई भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है हमारे यहाँ इलेक्शन में। कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया होते हैं जिसे फुलफ़िल करना होता है, उसके बाद ही कोई इलेक्शन पे खड़ा हो सकता है। ठीक है, ये तो बेसिक सा है। और यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, और प्रेसिडेंट वहाँ से किसी को भी डायरेक्टली इलेक्ट कर सकता है। कोई भी इलेक्शन फाइट कर सकता है, इसका मतलब ये है कि अगर वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है तब भी वो इलेक्शन फाइट कर सकता है, ये मतलब है एनीवन से। ठीक है, ऑन द अदर हैंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो कि गवर्नमेंट को रन करते हैं। कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम एमपी भी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कहाँ देखने मिलता है ये? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए अब यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के थ्रू फॉर्म की जाती है। एग्जीक्यूटिव इज़ फॉर्म्ड बाय लेजिस्लेचर।
यहाँ पे जो मॉडल होता है वो प्राइम मिनिस्ट्रियल मॉडल होता है, वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं इसे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? वेस्टमिंस्टर मॉडल। ये 4 पॉइंट हो गए। आगे देखते हैं, आगे बढ़ें। देखिए पार्लियामेंट जो है हमारा, पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? पार्लियामेंट किस किस से बनी होती है? में होता है लोकसभा, राज्यसभा और एक होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ये तीनों मिला के हमारा बनता है पार्लियामेंट। देखिए लोकसभा में 545 सीट्स होती है। कितनी होती है? 545। मैक्सिमम कितना जाता है? 552 मैक्स, वैसे 545 होती है। राज्यसभा में कितनी सीट्स होती हैं? 250। कितनी? 250 सीट्स होती हैं। ठीक है, ये आपको हालांकि आगे पढ़ाया जाएगा। पार्लियामेंट जो है एक पूरा चैप्टर ही है, वहाँ पर आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। ओके, इसके लिए आप निश्चिंत रहे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है कि पार्लियामेंट जो है, आपको पता है कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, बाय कैमरल होता है, 2 हाउस होते हैं इसमें, लोकसभा और राज्यसभा। अब इसको हम सेंटर और स्टेट के बेसिस पे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन। रुकिए मैं लिख देती हूँ, आप चाहें तो साथ ही साथ नोट बनाते चलें, ईजी रहेगा आपके लिए। देखिए कितने टाइप के होते हैं ये? 3 टाइप के होते हैं। कौन सा? यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम। कौन सा? यूनिटरी सिस्टम। दूसरा फेडरल सिस्टम। तीसरा कन्फेडरल सिस्टम। क्या होता है? कन्फेडरल सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, राज्य और केंद्र के बीच के रिश्ते के आधार पर। यूनिटरी, यूनिटरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अमली। क्या कहते हैं? अमली। फेडरल सिस्टम को क्या कहेंगे? संघीय। क्या कहते हैं? संघीय। कॉन्फेडरल को क्या कहते हैं? साथी। ठीक है, देखें यूनिटरी में क्या होता है। यूनिटरी से आपको वैसे ही समझ आ रहा है, सिंगल, यूनियन। यूनिटरी में जो सेंटर होता है उसके पास स्टेट से ज़्यादा अथॉरिटी होती है, ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? यूके। एग्जाम्पल क्या है? यूके। ठीक है, अब देखें फेडरल में क्या होता है। सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वल पावर होती हैं। यहाँ पे यूनिटरी में क्या होता है? सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है, राइट। फेडरल में क्या होता है? सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वल पावर होती हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? अब देखें कॉन्फेडरल में क्या होता है। कॉन्फेडरल में जो होता है, ये हमने लिखा सेंटर और स्टेट। सोचें कॉन्फेडरल में क्या होता होगा। कॉन्फेडरल में स्टेट के पास जब ज़्यादा पावर आ जाती है, सेंटर के पास कम होती है, तब वो कॉन्फेडरल कहलाता है। ठीक है,
यूनिटरी का एग्जांपल था यूके। फेडरल का क्या होगा बताएं? यूएसए। क्या है? यूएसए। यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में दोनों के पास बराबर पावर होती है, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, बराबर पावर होती है। ठीक है। कॉन्फेडरल में क्या है? एग्जाम्पल क्या होगा? स्विट्ज़रलैंड। क्या है एग्जाम्पल? स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे क्या होता है? स्विट्ज़रलैंड में स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती है और आपका ये जो सेंटर है इसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है। ठीक है। अब एक बात बताइए, इंडिया, यहाँ पर इंडिया को हम क्या कहते हैं? इंडिया के पास कौन सी पावर है इन तीनों में से? बताएं सोच के ज़रा आप मुझे। इंडिया के पास इन तीनों में से कौन सी पावर है? इंडिया को हम क्या कहते हैं? इंडिया के पास क्या सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है स्टेट से, या सेंटर और स्टेट के पास बराबर पावर होती है, या फिर स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती है सेंटर के पास नहीं होती है? बताएं। केंद्र के पास ज़्यादा पावर होती है, राज्य के पास होती है ज़्यादा, या दोनों बराबर होती है? इंडिया एक फेडरल सिस्टम है। क्या है? फेडरल सिस्टम है। इंडिया में स्टेट और सेंटर के पास बराबर पावर होती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में होता है ये। कब होता है? नॉर्मल कंडीशंस में। मतलब फेडरल जो है वो नॉर्मल कंडीशन में फॉलो किया जाता है। अब मान लीजिए इमरजेंसी के टाइम इमरजेंसी लगी है, ठीक है, इंडिया में। इमरजेंसी के टाइम क्या होगा? सोचें। इमरजेंसी के टाइम अगर दोनों के पास बराबर पावर रहेगी तो कैसे चलेगा बताएं? तब तो और लड़ाई होगी। स्टेट कहेगा हमारे पास तो पावर है, सेंटर कहेगा अभी देश इमरजेंसी लगी है, इमरजेंसी का सिचुएशन है, आप कह रहे हैं आपके पास पावर है, आप चाहते हैं कि आप धरना रखना चाहते हैं, सॉरी, स्टेट में अगर कोई कहे कि हम ये योजना लाना चाहते हैं, ये वो योजना लाना चाहते हैं, बट अभी तो इमरजेंसी है। इमरजेंसी मतलब इंडिया पर पूरे संकट है। जब इंडिया ही नहीं रहेगा तो स्टेट की पावर का क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में क्या होता है? इंडिया हमारा यूनिटरी बन जाता है। क्या मतलब है इसका? यूनिटरी बन जाता है। इसका ये मतलब है कि यूनिटरी बनने का मतलब ये है कि सारा पावर, सारा नहीं, मैक्सिमम, मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर आ जाएगा ड्यूरिंग इमरजेंसी रादर देन स्टेट। केंद्र के पास ज़्यादा पावर आएगी, ज़्यादा शक्तियाँ होंगी राज्य की तुलना में। ये मतलब है यहाँ पे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलें आगे बढ़ें। देखिए, डेमोक्रेसी जो है वो दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, कैसी होती है? आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है जिसमें पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, जो पीपल के थ्रू रन की जाती है। ठीक है, वो होती है डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होगी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पब्लिक है उनका पार्टिसिपेशन डायरेक्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है हमारे इंडिया का। कैसा है? रिटन डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए हैं, रूल्स, लॉज, ये सब लिखे गए हैं। डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका आएगा, रूल्स आएंगे, सॉरी मैं फिर से लिख देती हूँ,
रूल्स आएंगे, रेगुलेशंस आएंगे, लॉज आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें उस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, और इनसे जो है आपका कंट्री रन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में हम कहते हैं संविधान। देखिए हुआ क्या था, हिस्ट्री समझिए आप पहले। हुआ क्या था, जैसे कि ये इंडिया है, मैं पूरा मैप नहीं बना रही हूँ, समझ लीजिए। ठीक है, ये इंडिया है। ओके, अब यहाँ पे यूरोप था, ये आपको पता ही होगा, मैप में देख लीजिएगा एक बार, इस साइड यूरोप था। यहाँ से इंडिया कितने सारे कई लोग आए थे। कौन आया पहले? पोर्तुगीज़ आए, ठीक है। फिर कौन आया? डच आए, कौन आया? डच। देन ब्रिटिश आए, कौन आया? ब्रिटिशर्स आए। और ये ब्रिटिशर्स बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने रूल किया था कई सालों तक। देन ब्रिटिशर्स के बाद कौन आए थे? डैनिश। कौन आए थे? डैनिश। एंड लास्टली फ्रेंच। ठीक है, पुर्तगीज़ सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में गए थे इंडिया छोड़ के। अब देखिए यहाँ पे हम बाकी तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है तो वहाँ पे देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको ये बताती हूँ। ब्रिटिशर्स जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1599 में। ठीक है, अब क्या था, ये इंग्लिश ट्रेडर्स थे। कौन थे? ब्रिटिशर्स कौन थे? इंग्लिश ट्रेडर थे। पहले रूलर नहीं थे, वो ट्रेडर बन के आए थे। प्राइवेट मर्चेंट कंपनी थी ये, प्राइवेट मर्चेंट कंपनी। ठीक है, अब देखिए ये जो इंग्लिश ट्रेडर थे, इनके जो गवर्नर थे, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, दे वर ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडीज़ देखिए, ये वाला पार्ट ईस्ट है, ये वेस्ट है। यहाँ पे हमारा इंडिया लाई करता है, आपको ही पता है। यहाँ से ये इस तरफ आए ईस्ट इंडीज़ में ट्रेडिंग करने, ठीक है, और यहाँ से आए थे ईस्ट इंडिया। अब 31 दिसंबर 1600 31 दिसंबर 1600 AD में एलिज़ाबेथ, जो आपकी एलिज़ाबेथ थी, लंदन की जो रानी एलिज़ाबेथ वन, एक मिनट, एलिज़ाबेथ वन जो रानी थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स को क्या दे दिया? ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटेन का ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, उनको ट्रेड करने की मोनोपोली दे दी। क्या दे दी? मोनोपोली, कि आप जाइए, आप ट्रेडिंग करें, वहाँ से जो भी आपको इन्वेंट करते हैं आप, जो भी है, 15 साल के लिए। कितने साल के लिए मोनोपोली दी गई थी? 15 साल के लिए। कौन दिया था? एलिज़ाबेथ वन। कौन है ये? ब्रिटेन की रानी। 15 ईयर्स की मोनोपोली दे दी गई। ठीक है, कि जाएं आप ट्रेडिंग करें, बढ़िया घूमें फिरें, 15 साल आपको दे दिए गए हैं।
ठीक है, अब देखिएगा, समझिएगा बात ध्यान से। एक चार्ट बना देते हैं, सॉरी लाइन। यहाँ ये है 1599 में क्या हुआ था। 1599 में इस्टेब्लिश हुई थी, क्या इस्टेब्लिश हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब 1600 में क्या हुआ? इनको ट्रेड करने की मोनोपोली मिली, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। 99 में इस्टेब्लिश हुई, इनकी कंपनी बन के तैयार हुई। 1600 में एलिज़ाबेथ वन, जो ब्रिटेन की रानी थी, उन्होंने इनको 15 साल के लिए मोनोपोली दे दी कि जाइए आप बढ़िया से घूमिए, मज़े करिए, ट्रेडिंग करिए, है ना। 15 साल आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इसके बाद क्या हुआ था? 1608, ये सब आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे पॉलिटी का एक वो आपको क्लियर कर रही हूँ मैं, है ना। सब क्लियर रहे दिमाग में तो सही रहता है। 1608 में इनका फैक्ट्री पहला डाला गया, किसका? ब्रिटिशर्स का। कहाँ डाला गया सबसे पहले फैक्ट्री? सूरत में। कहाँ? सूरत, 1608 में। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट आता है ये 1764। 1764 क्या था यहाँ? 1764 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर। क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। ठीक है, और अभी आप बस कहानी की तरह देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, ज़्यादा ज़ोर मत दीजिएगा दिमाग पे। 1858 में आपको पता है 1858 में क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस के लिए बहुत बड़ा एक वो छेड़ा गया था, विद्रोह छेड़ा गया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साइड से। ठीक है, एंड फिर 1947 में तो सभी को पता है आज़ाद हो गया था। अब देखिए, यहाँ से अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि 1608 से 1764 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में इस्टेब्लिश हुई, कंपनी बन के तैयार हुई। 1600 में ट्रेड करा उन्होंने, व्यापार करने की मोनोपोली मिली उनको। ठीक है, 15 साल के लिए एलिज़ाबेथ ने दी। फिर 1608 में सूरत में फैक्ट्री उनकी डली। ठीक है, 1764 में अभी सिर्फ फैक्ट्री डली थी 1608 में। ठीक है, सिर्फ फैक्ट्री उनकी डली थी। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, और 1608 से जो है आपका ये 1764 तक ईस्ट इंडिया कंपनी किस पर फोकस करती थी? सिर्फ ट्रेडिंग पर फोकस करती थी। फोकस्ड ओनली ऑन ट्रेड, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पर फोकस करती थी, रूल करने पर नहीं। ध्यान दीजिएगा, 1608 से 1764 तक सिर्फ और सिर्फ फोकस दिया गया इनका ट्रेडिंग पर। कंपनी इन्होंने डाली और बढ़ाई, खूब कंपनी बढ़ाई। ठीक है, उसके बाद 1764 से 1858 तक क्या किया इन्होंने? ट्रेड तो कर ही रहे थे, ट्रेड करने तो आए ही थे, वो तो चल ही रहा था साथ में, भैया पैसे तो लेंगे ही लेंगे, है ना, लूट रहे थे। ट्रेडिंग के साथ इन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, हार गए थे, तो फिर इसके बाद इन्होंने और स्ट्रॉन्ग किया और यहाँ से ये रूल करने लगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, रूलिंग करना स्टार्ट किया गया। अब
1858 से 1858 में बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, आपको पता होगा। अब 1858 से 1947 तक क्या हुआ, ब्रिटिश जब ये यहाँ पर 1858 में रिवोल्ट हुआ, तो फिर उसके बाद जो भी ब्रिटिशर्स थे जिनकी मोनोपोली जिन्होंने दी थी वहाँ से एलिज़ाबेथ, और जो भी इनको वो करते थे, क्या कंट्रोल करते थे ब्रिटिशर्स को इंडिया में, तो उन लोगों ने एक चेंज लाया। उन्होंने क्या चेंज लाया, उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया, ब्रिटिश क्राउन रूल, ठीक है। 99 में कंपनी बन के तैयार हुई, बोलते जाइए मेरे साथ तो आपको भी याद हो जाएगा। 1599 में कंपनी तैयार हो गई। 1600 में इनको मोनोपोली मिली। किसने दी मोनोपोली, एलिज़ाबेथ वन। कौन है ये, ब्रिटेन की रानी थी, ठीक है, 1600 में। उसके बाद 1608 में ये ज़ीरो है, 1608 में इनकी फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री डली कहाँ, सूरत में, ठीक है। सूरत कहाँ है, गुजरात में। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जो कि हार गए थे अनफॉर्चुनेटली यहाँ से, हमारे साइड से। और 1858 में रिवोल्ट हुआ था फ्रीडम फाइटर्स के साइड से, ठीक है। 1947 में तो इंडिपेंडेंट हो ही गए थे। तो 1608 से 1764 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर फोकस किया। कहाँ, ट्रेडिंग पर, तब रूल नहीं कर रहे थे वो। फिर 1764 में जब बैटल हुआ और हार गए, ब्रिटिशर्स जीत गए थे, तो फिर इन्होंने यहाँ से ट्रेड तो कर ही रहे थे, साथ में रूल करना भी स्टार्ट कर दिया भैया। बोले अब हम तो रूल भी करेंगे, जीत गए हैं। उसके बाद 1858 से 1947 तक, 1947 के बाद तो आज़ाद हो गए थे हम, इस तक 1858 में रिवोल्ट हुआ, 1947 तक ब्रिटिश क्राउन रूल आ गया। इन्होंने कहा कि भैया जो ब्रिटिशर्स हैं वो सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर इंडिया में सब इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई वड़ाई करने लगे हैं, शुरू कर रहे हैं, रिवोल्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए फिर इन्होंने अपना क्राउन रूल लेके आए कि हम यहाँ से डायरेक्टली रूल करेंगे, ठीक है। ये बात थी। अभी मैं आपको ये और बताऊंगी डिटेल में, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। अब देखिए 1764 तक यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा प्लीज़। अब देखिए 1764 है, उसके बाद एक साल बाद 1765 में क्या हुआ था, डुअल गवर्नमेंट आई थी, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो। डुअल गवर्नमेंट आई थी, कहाँ आई थी, बंगाल में आई थी। कहाँ, बंगाल में। इतना क्लियर है या नहीं, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कल मिलते हैं, कल नए लेक्चर के साथ मिलते हैं, इससे आगे का पढ़ेंगे। तब तक आप ये रिवाइज करिएगा, ठीक है। और साथ ही में देखिए अगर हो सकेगा तो मैं पैरेलली जो है ज्योग्राफी का भी कोर्स एक ले आऊँगी, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं, अभी उस पर हालांकि ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं, बट जो भी होगा आगे बता दिया जाएगा आपको। तो चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।